सो हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग एंड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस डीजीएमएस सर्कुलर के लेक्चर नंबर 9 में हम देखेंगे डीजीएमएस के अलग अलग सर्कुलर। यहाँ पे हम टोटल आज के इस लेक्चर में 3 सर्कुलर्स को फुर्सत करेंगे, ठीक है। और जिसमें से कि पहला सर्कुलर है आपका डीजीएमएस सर्कुलर नंबर 02 2024 का। इसमें आपका प्रिकॉशंस दिया है कि अगर माइंस में आपके इनंडेशन से खतरा होता है तो उससे कैसे बचाव किया जा सके। यह जो आपका सर्कुलर है यह माइंस के जितने भी ऑनर, एजेंट और मैनेजर है, किसी भी माइंस के, चाहे कोल हो, मेटल हो, इट डजंट मैटर, है ना। हर एक माइंस के जो ऑनर, एजेंट और मैनेजर्स हैं इनके लिए जो है तो ये दिया गया था। रेगुलेशन नंबर 149 एंड 150 ऑफ सीएमआर 2017, रेगुलेशन ऑफ 127 एंड 128 ऑफ एमएमआर 1961 यहाँ लागू होता है। अब इसके अनुसार आपका डीजीएमएस के द्वारा कुछ चीजें कही गई, जिसमें कि इसने सबसे पहली जो जानकारी दी है इसके द्वारा जो सबसे पहली चीज कही गई है कि माइंस में पानी कभी कभार बाढ़ आ जाता है पानी के बढ़ने के कारण, ठीक है। कहीं पे आसपास में नदी है, नाला है, उसमें पानी का लेवल बढ़ गया या हाईएस्ट फ्लड लेवल जो है उसका, उससे ऊपर अगर पानी चला जाता है तो माइंस में बाढ़ आने का खतरा बन सकता है। अब इसमें बाढ़ आने का खतरा कैसे बन सकता है? आप बोलोगे सर हमने तो एम्बैंकमेंट बनाए हैं, बंड वगैरह बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन उस केस में जब हाईएस्ट फ्लड लेवल को क्रॉस कर जाता है ना पानी, उस केस में आपका बंड वगैरह भी वो ब्रीच कर जाता है। जो आपने ओपन कास्ट में प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कराए हैं उसको भी तोड़ के माइंस के अंदर पानी घुस सकता है। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश अगर होती है, ठीक है, तो उस केस में जो वर्कर्स आपके संप के पास में काम करने जाते हैं, कभी कभार वो लोग भी जो है तो बारिश के पानी के साथ, जो बारिश का पानी बह रहा होता है उसके साथ बहकर संप में समा जाते हैं। ऐसा केस जो है ये बहुत पुराना केस नहीं है, हाल ही में लगातार यह चीज देखने को मिल रहा है। चाहे मैं कोल इंडिया में तो सबसे ज्यादा ये देखने को मिल रहा है हाल फिलहाल में, जैसे कि कुसमुंडा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट जो अपना कोल इंडिया का है, इसके साथ ही आपका जो गेवरा है वहां पर भी देखने को मिला। कुसमुंडा में तो ये 2 बार हुआ है, एक बार आपका 2020 में हुआ था और अब 2024 में हुआ, और सेम कंडीशन क्रिएट हुई है। और यह सब आपका डीजीएमएस का सर्कुलर आने के बावजूद ये एक्सीडेंट्स आपके होते हैं माइंस में इस प्रकार के। तो आपका संप में बहकर जाना ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है, ठीक है। इसीलिए बचने के जो तरीके हैं हमें वहां पर पता होने चाहिए। तो डीजीएमएस ने उसी के बेसिस पर आपका यह कुछ पॉइंट दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें कि इसने साफ साफ बताया है कि आखिर ऐसे कौन कौन से इंस्टेंसेस है, मतलब डीजीएमएस ने स्टडी करके जो है तो उसके बेसिस पर इंक्वायरी वगैरह करके यह आइडेंटिफाई किया है कि ऐसे ऐसे खतरे हो सकते हैं। तो सबसे पहला खतरा क्या बताया? हाईएस्ट फ्लड लेवल को अगर रिवर फ्लो क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है रिवर का पानी, तो उस केस में आपके माइंस में पानी घुस सकता है। दूसरा खतरा क्या बताया कि संप के पास जो वर्कर काम करते हैं तो वो संप में फ्लोइंग वाटर के साथ बहकर चले जाते हैं। तीसरा बताया कि आपका जो वर्कर्स होते हैं वो संप में या वाटर लॉक्ड वर्किंग्स में किसी भी कारण से अगर घुसने की कोशिश करते हैं तो वहां पर वो उसमें संप में डूबने का उनको खतरा रहता है, ठीक है। अंडरग्राउंड वर्किंग्स की अगर मैं बात करूं तो अंडरग्राउंड वर्किंग में अगर बारिश का पानी घुस जाता है, कहां से घुसेगा? आप बोलोगे सर मैंने तो माइन एंट्रेंस बहुत ऊपर बनाया है, लेकिन अगर कहीं पर सब्सिडेंस क्रिएट हुआ तो क्रैक्स की मदद से पूरा सरफेस का पानी अंडरग्राउंड वर्किंग्स में जा सकता है। तो शैलो कवर वाली वर्किंग्स में इसका खतरा रहता है। इसके बाद जो लास्ट इसने बताया है पॉइंट कि जो डंपर ऑपरेटर होते हैं, है ना, वो हॉल रोड में जब डंपर चला रहे होते हैं तो अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भी गलती हुई तो उस कारण से बहुत बार ऐसा देखा गया है कि डंपर का डंपर पूरा संप में समा जा रहा है। तो ऐसी दुखद घटनाओं की जो लिस्ट है, लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन उनको ठीक करने के लिए सेफ्टी से काम करवाने की जिम्मेदारी हमारी है और इसीलिए हम सर्कुलर को पढ़ते हैं।
अगर मैं बात करूं प्रिकॉशंस की, ठीक है, कि सर्कुलर में अब प्रिकॉशंस क्या दिए गए हैं इन सबसे बचने के लिए, तो सर्कुलर में सबसे पहला तो यह बोला गया है कि जितने भी रास्ते हैं जो कि आपके ओपन कास्ट वर्किंग तक जाते हैं, आपकी ओपन कास्ट वर्किंग तक जितने भी रास्ते जाते हैं वो सब के सब इस प्रकार से होने चाहिए कि वो पानी से किसी प्रकार का उनको खतरा ना हो, किसी भी प्रकार से पानी को के कारण खतरा ना हो। जो भी उसमें रहता है, जो भी व्यक्ति उस रास्ते पर चलता है, उसको ये ना हो कि एक एक बारिश हुई और बह के चल दिया संप में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रोडवेज, पाथवेज सही तरीके से बनाइए। इसके बाद जो दूसरी चीज बोलता है, द रेन वाटर ऑफ द कैचमेंट एरिया सराउंडिंग द माइन शैल बी कोर्स्ड अवे फ्रॉम द माइन। ठीक है, जो आपका माइंस है उसमें उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जा रहा है, तो उसको जो है आपको माइंस से बाहर भेजने का रास्ता बनाना है, जिसके लिए आप किस चीज का कंस्ट्रक्शन करेंगे, गार्लैंड ड्रेन्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे, ताकि हैवी रेनफॉल वाले एरिया में वर्कर्स जो आपके वर्कर्स अगर वर्किंग एरिया में काम कर रहे हैं या संप वाले एरिया में काम कर रहे हैं, तो उनको किसी भी प्रकार का खतरा ना रहे, इससे बचने के लिए उपाय बता रहा है। उसके साथ ही बोलता है कि आपका जो बंड है या जो रिटेनिंग वॉल्स आपने बनाए हुए हैं अपनी माइंस के चारों तरफ, ताकि माइंस के अंदर पानी ना घुसे, उनको रेगुलर बेसिस पे एग्जामिन करते रहना चाहिए और उनका सही तरीके से मेंटेनेंस होते रहना चाहिए। तो आपका तीसरा पॉइंट क्या हो गया, कुछ नहीं यार, गार्लैंड ड्रेन्स माला के जैसे, गार्लैंड मतलब माला, तो आपको जो नाली है वो इस तरीके से बनानी है कि पानी जहां जहां इकट्ठा होता हो वो पूरा आपके नाली में चला जाए, है ना। तो मतलब एक कह सकते हैं, एक क्या बोल सकते हैं उसको, वर्ड नहीं याद आ रहा है, मतलब कि ऐसा अपन सेटिंग बनाएंगे पूरे में, पूरे माइंस में नालियों की एक ऐसी सेटिंग बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे कि पानी कहीं भी हो पूरा बह के आपके ड्रेन्स में चला जाएगा, नालियों में चला जाएगा। तो इस टाइप की जो सेटिंग हम बनाते हैं कि पूरे माइंस को नाली कवर कर रही है, ऐसी नाली बनाए हैं जो कि पूरे माइंस को कवर कर रही है, उन नालियों के एक क्या बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन को आप क्या कह सकते हैं, गार्लैंड ड्रेन्स कहा जाता है। नेटवर्क, यस, नेटवर्क ऑफ नाली, है ना, ड्रेन्स का एक जो नेटवर्क अपन स्टैब्लिश करेंगे पूरे माइंस में, वो गार्लैंड ड्रेन्स कहलाता है। वही तो याद नहीं आ रहा था। ठीक है, ठीक है, चलो। इसके साथ ही आपका बोलता है कि प्रॉपर संप में बकायदा फेंसिंग करके रखिए, है ना, जो ओल्ड वाटर लॉक्ड वर्किंग्स हैं, ठीक है, उनकी फेंसिंग वगैरह करके रखिए, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड वर्कर वहां पर ना जा सके, है ना, ऐसे वर्किंग्स में कोई भी व्यक्ति जाने नहीं चाहिए। पॉन्टून पंप्स को मेंटेन करके रखना। व्हाट डू यू मीन बाय पॉन्टून पंप्स? Pontoon pumps, basically they are the floating pumps that are being provided in the mines. Okay, ये पंप्स बकायदा कुछ इस प्रकार के एक प्लेटफॉर्म पे ये पंप सेटअप किए जाते हैं, लगातार पानी के साथ फ्लोट फ्लोट करते रहते हैं। अब ये पॉन्टून पंप जो है आपका कहीं इधर उधर भागने ना पाए, इसलिए इसको जो है तो ऐसे जमीन में गाड़ा जा रहा है। बाकी इसका पानी के लेवल के साथ साथ ये ऊपर नीचे होता रहेगा यहीं पर, उतने में ही। ठीक है, ये देखिए बढ़िया मोटर लगा दिया, हाउसिंग कर दिया है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दिया है हमने, शेड वगैरह लगा के, रेलिंग्स वगैरह लगा के अच्छा खासा प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अब इसका कनेक्शन बैठाएंगे, रास्ता बना दिया, गैंगवे फॉर पॉन्टून अप्रोच, ठीक है, पॉन्टून पंप तक पहुंचने के लिए रास्ता बना दिए, और ये आपने पाइप से कनेक्ट कर दिया पूरा, बस हो गया काम। ये देखिए पॉन्टून पंप,
ये देखिए सेम अरेंजमेंट, पाइप्स वगैरह आई हैं। माइंस में से पानी निकालना। भाई एक नॉर्मल पंप आप सेटअप करते हो माइंस में से पानी निकालने के लिए। उस पंप में दिक्कत ये रहती है कि वो एक स्टेशनरी टाइप का पंप होता है ना। जो जमीन में अपन पंप रखते हैं वो स्टेशनरी टाइप का है। मान लीजिए वाटर का लेवल बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो गया कि आपके पंप तक पहुंच जाएगा। आपके पंप तक जब पानी पहुंच जाएगा तो पंप को तो शिफ्ट करना पड़ेगा ना जी, बारिश के मौसम में। अब पंप को बार बार शिफ्ट करना इतना कठिन काम है मान के चलिए। अब उसमें मान लीजिए आपने रिजिड आयरन के बकायदा पाइप्स लगाए हुए हैं। अब आप खुद बताइए कि जिस पाइप को आपने अभी तक ऐसे चढ़ाई पर लगाया हुआ है, अब अगर पंप को आप ऊंचाई पर रखते हो तो जाहिर सी बात है वो पूरा का पूरा पाइप यहां से कट करना पड़ेगा, उसका सेटअप बनाना पड़ेगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है। तो वो कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। तो चलो आप बोलोगे सर मैं फ्लेक्सिबल पाइप प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक कठिन काम होता है ना। पंप को शिफ्ट करना ही अपने आप में बहुत कठिन काम है, क्योंकि जब आपका, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, बट मैं एक बार दिखा के समझाता हूं आपको, कोशिश करता हूं। बेस्ट लोकेशन, जस्ट सपोज दैट कि आपने यहां पे पंप बैठाया हुआ है, ठीक है, यहां पे पंप बैठाया हुआ है, यहां से पाइप्स को ऊपर तक लेकर गए हैं। अब आप का वाटर का लेवल अगर मान लीजिए बढ़ गया, है ना, वाटर का लेवल अगर बढ़ना चालू हो गया बारिश के मौसम में, तो अब आपको तो भाई साहब पंप यहां तक शिफ्ट करना पड़ेगा। मान लो ये चीज डूब भी गई तो आपको यहाँ पे पंप जो रखा हुआ था, है ना, वाटर का लेवल बढ़ते बढ़ते यहां तक जैसे आ गया, अभी तक वाटर का लेवल नीचे था, जस्ट सपोज दैट कि जितना अभी दिख रहा है उससे नीचे था। अब आपने क्या किया, पंप यहाँ पे लगा के रख दिया, लगातार पानी बाहर फेंक रहा है वो। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि जैसे ही वाटर का लेवल बढ़ते बढ़ते इतना है, अब इस पंप को मुझे शिफ्ट करना है। अब बेंच के जस्ट कॉर्नर पे ही पंप रखे जाते हैं ताकि सक्शन पाइप आराम से डूब सके। ऑब्वियस सी बात है ना, सक्शन पाइप आराम से डूब सके, बेंच के कॉर्नर पे ही पंप रख के जाएंगे। तो वहां पर अगर बेंच के कॉर्नर पे है, अब इतनी सी जगह में एक्सकवेटर को जाना है, यहां से पंप को उठा के लाना है, हल्का सा भी गड़बड़ हुआ सब के सब नीचे जाते हैं। आई बात समझ में। इसलिए पॉन्टून पंप्स कहीं ना कहीं हेल्पफुल होते हैं कि ये जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ता जाता है तो उसके ऊपर ही तैरते रहते हैं, लगातार इनकी हाइट बढ़ती चली जाती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है आजकल, तो फ्लेक्सिबल पाइप्स यूज होने लगे हैं, तो ये एक दिक्कत की बात नहीं होती है कि पाइप को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। बट दिक्कत यही है कि पंप को बार बार मूव कर पाना थोड़ा कठिन काम होता है, उसका पूरा सेटअप फिर उठाना पड़ता है, ठीक है, वो एक दिक्कत वाली बात है। जहां पे पानी ज्यादा होगा वहीं पे सेटअप करोगे ना यार, अब चाहे संप में लगा लो चाहे कहीं भी लगा लो। ठीक है। उसके साथ ही आपका बोलता है कि जो भी आपका पंप को रिपेयर करने जाएगा, संप के आसपास काम करने जाएगा, उसको जो है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है तो बनाए जाने चाहिए, एसओपीस बनाए जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो ओपन कास्ट माइंस के ट्रेवलिंग रोड्स हैं, ओपन कास्ट माइंस की जो ट्रैवलिंग रोड्स हैं, है ना, वो इस तरीके से उनका डिजाइन होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति संप में बहकर ना जाने पाए बहते हुए पानी के कारण, है ना। अगर पानी कहीं पर बह रहा है रोड वगैरह में तो उसके कारण वो बहकर संप में नहीं जाना चाहिए रेनी सीजन में, ठीक है। जो हॉल रोड्स हैं जो कि वाटर लॉक्ड वर्किंग के आसपास से निकल रहे हैं, ऐसे हॉल रोड जो कि वाटर लॉक्ड वर्किंग या संप के बगल में से कोई हॉल रोड अगर जा रही है तो उसको इस तरीके से गार्डिंग प्रोवाइड करानी है या पैरापेट वॉल बनाने हैं ताकि अगर ड्राइवर गलती भी करता है तो वो उस जगह पर ना पहुंचने पाए, कुछ भी करे पहुंचने ना पाए,
ठीक है, उसकी वहां पर डूब के मौत नहीं होनी चाहिए। A mechanism is to be established for inspection of the surface area over the deployed panels. डिप्लर्ड, अगर कहीं पे आपने अंडरग्राउंड में एक डिप्लरिंग कर दिया है ना, कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट का डिप्लरिंग किया है, तो आपको एक ऐसा मैकेनिज्म स्टैब्लिश करना है कि जितना भी सरफेस है डिप्लॉयड पैनल के ऊपर वाला, उस जगह पर आप जाके बकायदा क्या कर सके, इंस्पेक्शन कर सके। वहां पर अगर कोई किसी प्रकार का क्रैक्स का फॉर्मेशन हो रहा है या कोई बहुत पुरानी वर्किंग है उसके ऊपर क्रैक्स का फॉर्मेशन होने लगता है, तो उसे तुरंत ही आपको भर देना है, बंद कर देना है, ताकि पानी वहां से माइंस के अंदर न जाने पाए। ठीक है, इसके साथ ही आपको क्लोज लाइजनिंग करने की जरूरत पड़ती है। लाइजनिंग, वहां के लोगों से आपको अच्छा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि अगर कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, अब लाइजनिंग में ना बहुत कुछ होता है। लाइजनिंग में आपका जो लोकल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो आसपास के वाटर मैनेजमेंट वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं, या वाटर डैम और रिजर्वायर की जो अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है, उनको जो है तो आप उनसे अच्छा खासा कांटेक्ट बनाएंगे, एस्टेब्लिश करेंगे अपने अच्छे रिलेशंस, ताकि हैवी रेनफॉल की बारे में आपको जानकारी मिल सके। अगर पानी का लेवल बढ़ता है तो उसके बारे में जानकारी मिल सके, अगर डैम में से पानी छोड़ा जाता है तो उसके बारे में जानकारी मिल सके। तो इसलिए आपको लाइजनिंग का मतलब ही क्या हो जाता है कि हमारे कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, ताकि हम कोई भी खतरा आता है ना तो वो मुझे आके एटलीस्ट बता देगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, अगर कोई भी खतरा होता है, जैसे आस पड़ोस में हमें कोई दिक्कत जाने होती है, कोई खतरा होने वाला होता है, तो आस पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते हैं ना, तो उस टाइप से एक अच्छा कम्युनिकेशन आपको सेटअप करके रखना पड़ेगा लोगों के साथ, या डिपार्टमेंट्स के साथ, या अथॉरिटीज के साथ, कि डेंजर के केस में वो आपको अलर्ट करे। नहीं तो उनकी क्या ही गरज पड़ी है यार वो अपना देखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें थी जो कि डीजीएमएस के द्वारा कही गई थी अपने सर्कुलर में पानी से बचने के लिए। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका डीजीएमएस सर्कुलर नंबर 2 ऑफ 2022। ठीक है, इसमें आपके जो भी ओनर, एजेंट और मैनेजर हैं, चाहे कोल के हों चाहे मेटल माइंस के हों, सभी के ऊपर यह सर्कुलर लागू होता है। ठीक है, इसमें आपका बोलता है कि प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब देखिए, ये सर्कुलर का मैं एक ओवरव्यू आपको देता हूं। बेसिकली ये सर्कुलर जो राजमहल ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में एक्सीडेंट हुआ था स्लो फेलियर के कारण, जिसमें कि दब के मृत्यु हो गई थी, उसके वर्कर्स के जो है तो डेथ हो गई थी, उसके बेसिस पर इसको जो है तो बनाया गया, इस सर्कुलर को दिया गया। और इसमें कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए, उन रिकमेंडेशंस में आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहां पर इंक्लूड किया है। तो देखिए, यहां पे रिकमेंडेशन में यह बोला गया कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, आपके चाहे ओपन कास्ट माइंस हो चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो, कोई भी माइंस हो, तो इनका एक आपको प्लान, एक रिपोर्ट तैयार करना है और उस रिपोर्ट को अप्रूव कराना है। ठीक है, तो जब आप लार्ज ओपन कास्ट माइंस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सॉरी अंडरग्राउंड का नहीं, ओपन कास्ट माइंस का है, तो लार्ज ओपन कास्ट माइंस का जब आप क्या बना रहे होंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे होंगे, ठीक है, तो उस केस में जो प्रोजेक्ट जो प्लानिंग करता है, जो प्लानिंग करता है, उसकी कुछ कुछ ड्यूटीज है, वो क्या क्या करेगा, क्या कुछ चीजें उसको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ ऑपरेशन। वो ऑपरेशन क्या क्या है? पहला, मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि आखिर लार्ज ओपन कास्ट माइंस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते समय सर्कुलर नंबर 02 ऑफ 2022 कौन कौन सी डिटेल्स जो है तो शो करना जरूरी है। तो सबसे पहला, मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन, कहां पर डंपिंग करेंगे, आपका डंप का लेआउट एंड द लेआउट ऑफ द रोडवेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जो रोड आपने बनाई है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसका रोड का लेआउट आपको देना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको एक चीज और बतानी पड़ेगी कि इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना होगा, एक एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको बताना है, जिसमें कि आपको यह भी बताना है कि कितना फंड लग रहा है सेफ्टी के लिए, कितना लैंड आप एक्वायर कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ द सेफ्टी, है ना? समझ रहे हैं बात को? ऐसे समझिए, कुसमुंडा का ही एग्जांपल देता हूं मैं। उसमें क्या हुआ, उस माइंस में डंपिंग की हाइट
जो डंप था उसकी हाइट इतनी ज्यादा हो गई थी कि भाई साहब वो एकदम 130 फुट के आसपास पहुंच गया था। पहला दिक्कत तो उतनी ऊंचाई से जब पानी गिरेगा तो आप भी जान रहे हो कितना तेजी से आएगा, ऑब्वियस सी बात है। पहली चीज, 3 साइड से वो डंप से घिरा हुआ था, जो संप वाला एरिया था, जो वर्किंग एरिया था वहां का जहां पे एक्सीडेंट हुआ, वो तीनों साइड से डंप से घिरा हुआ था, है ना। अब जस्ट सपोज दैट यही डंप अगर मैं एक बड़े एरिया में वहां ना बना के कुछ दूर बनाता, है ना, क्यों कर सकते थे, 100 200 300 मीटर 500 मीटर दूर बनाता, अगर मैं इतना ही कर देता तो क्या वो डंप की हाइट एक ही जगह पे ज्यादा होती, है ना। दो केसेस ले लीजिए, एक केस में ये है कि मेरे पास बड़ा एरिया है तो मैं अपने ओवरबर्डन को बड़े एरिया में फेंकूंगा, फैला के रखूंगा, है ना। और अगर मेरे पास जगह की कमी है तो मैं वहीं पर एकदम एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जमाते चला जाऊंगा, तो वो एक ऊंची दीवार बन जाएगी। जिस दिन वो भर भरा के गिरेगी तो भर भरा के दबदबा जाएंगे वर्कर्स। है ना। तो ये थोड़ा दिक्कत का बात होता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि जो लैंड एक्वायर करना है, उसमें बोला भी गया था, उसको जो यूनियंस के द्वारा जब आवाज उठाई गई थी तो उसमें बोला गया था कि भाई साहब जब जमीन है आपके पास, एक्विजिशन वाली लैंड अवेलेबल है आपके पास, तो आप वहां पे डंप क्यों नहीं कर रहे हैं, यही क्यों कर रहे हैं, जरूरत क्या है, पैसा बचाना है ना, दूर भेजेंगे डीजल लगेगा, ठीक है, ये एक दिक्कत है। तो इसलिए थोड़ा दिक्कत तो है ही, देखो, है ना, प्रॉफिट में भी काम करना है और सेफ्टी से भी करना है, ठीक है। द प्रोजेक्ट शुड बी अप्रूव्ड विद द कंडीशन दैट ऑपरेशंस इन द माइन इज कमेंस्ड ओनली आफ्टर कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ लैंड। प्रोजेक्ट तभी चालू किया जाएगा जब लैंड को पूरी तरह से एक्वायर कर लिया जाएगा हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद बोलता है कि जो रिपोर्ट है, ठीक है, उसका एग्जामिनेशन कौन किया करेगा और अप्रूवल कौन करेगा, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका रिपोर्ट का एग्जामिनेशन और अप्रूवल कौन करेगा, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में आपका क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि जो भी अथॉरिटीज हैं, ठीक है, प्लानिंग के काम में जो भी अथॉरिटीज इन्वॉल्व है, हर एक अथॉरिटी का बकायदा क्लियर सेग्रीगेशन होना चाहिए, भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, इस टाइप से, ठीक है। एंड प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हर एक अथॉरिटी की अपनी जिम्मेदारियां पता होनी चाहिए, उसके बेसिस पे वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, भाई मुझे मेरी जिम्मेदारी, मैं उसके हिसाब से प्लान को एग्जीक्यूट करूंगा, मेरी जिम्मेदारी, मैं इसके हिसाब से प्लान एग्जीक्यूट करूंगा। तो इस टाइप से हर एक अथॉरिटी की कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बोलता है आपका प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी, ठीक है। आपका बनाना चाहिए एक प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी बनाएंगे आप, ठीक है। इस कमेटी का मेन गठन होगा, इस कमेटी में जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, जो स्टेक होल्डर्स है कंपनी के वो होंगे, ठीक है। और वही लोग आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के प्रिपरेशन के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए, जो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप अपने माइंड में अप्लाई करने जा रहे हो, एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, उसका सही तरीके से प्रिपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने की जिम्मेदारी कमेटी की बनती है, ठीक है। कमेटी बेसिकली इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रेगुलर मॉनिटरिंग करती रहे प्रोजेक्ट की जब एग्जीक्यूशन स्टेज पर, ठीक है। और यह भी देखता रहे कि भाई जो ओरिजिनल अप्रूव्ड प्लान है उसके अकॉर्डिंग ही काम करे पूरे माइंस में, उसके अलावा दूसरे तरीकों से काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने की जिम्मेदारी किसकी है, कमेटी की होती है, ठीक है। तो कमेटी का गठन किया जाता है जिसके द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर ध्यान रखा जाता है, नजर गड़ा के रखे रहते हैं कि ये कोई गड़बड़ करे तो बताते हैं इसको, ऐसा वाला हाल रहता है, ठीक है। अगर कहीं पर भी कभी भी ऐसा होता है माइंस में, देखिए माइंस एक ऐसी जगह है जहां पे आप ऐसा एक प्लान अगर आपने बना लिया और बोलो कि नहीं हम इसी रास्ते से जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। क्या पता जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ गया, कोई भी दिक्कत आ ही जाती है, ठीक है। तो उस केस में ऐसा नहीं है कि जो आपने प्लान बनाया है सिर्फ उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे चीजों में क्या कर सकते, ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, आप जो है प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी से अप्रूवल ले सकते हैं और उसके अनुसार अपने डेविएशंस कर सकते हैं, अपने जो आपने प्लानिंग किया था उसके हिसाब से काम ना करके दूसरे तरीके से एग्जीक्यूशन वगैरह आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजर का स्टेटस, क्या हालचाल, मैनेजर के हालचाल, ठीक है। स्टेटस ऑफ मैनेजर, मैनेजर के हालचाल गड़बड़ाए रहते हैं भाई,
मैनेजर लोगों के तो हाल चाल है ना। अब मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल मैनेजमेंट कंट्रोल। अब देखिए मैनेजर की जिम्मेदारियां बताई गई हैं कि भाई मैनेजर की एक्ट के अनुसार क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, कि मैनेजर पूरे माइंस का मैनेजमेंट देखेगा, कंट्रोल देखेगा, सुपरविजन देखेगा, डायरेक्शन देगा माइंस में, ये सारी जिम्मेदारियां हैं माइंस एक्ट के अनुसार, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि मैनेजर को मतलब पूरी जिम्मेदारी एक तरीके से होती है कि भाई ठीक है आप माइंस में सेफ्टी को ध्यान में रखें, ठीक है। माइंस में तो देखिए मैनेजर का क्या होता है कि भाई उसको बोला जाता है कि भाई आप पूरी तरह से जिम्मेदार हो, लेकिन आजकल होता क्या है कि जो मैनेजर होता है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक जूनियर ऑफिसर टाइप से होता है, ठीक है। और माइंस की जब बात करते हैं, जैसे एक बड़े, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आजकल प्राइवेट माइंस की बात करूं तो वहां पे मैनेजर करता धरता है, लेकिन एक जो प्लांट का हेड होता है, जो प्लांट का हेड होता है उसके अलग ही जलवे होते हैं, उसको माइंस के बारे में कुछ नहीं पता। अगर वो माइंस वाले को प्लांट का हेड नहीं बनाए हैं, मैनेजर को, माइंस के मैनेजर को अगर प्लांट का हेड नहीं बनाया है, किसी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले को बना दिया, या फाइनेंस डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वाले को बना दिया, उसको क्या ही पता माइंस में कैसे चला काम किया जाए। उसको तो बस इतना पता है कि भाई पैसा आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, कैसे भी आए, प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो नॉर्म्स है वो तो भाई मैनेजर जानता है, और भाई कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो मैनेजर की जिम्मेदारी होती है ना पूरी तरह से। तो वहां पर उस केस में ये बोला जाता है कि मैनेजर एक जूनियर ऑफिसर की तरह होता है, जिसका माइंड्स के मैनेजमेंट के ऊपर या तो थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, ठीक है। वर्चुअली ऐसा देखा गया है कि भाई उसके पास या तो कंट्रोल होता ही नहीं है पूरी तरह से, या तो थोड़ा बहुत उसके पास कंट्रोल होता है, लेकिन ज्यादा कंट्रोल उसके पास नहीं होता है। तो बोलता है कि वो ऐसे केसेस में वो खुद से डिसीजंस ले नहीं पाता है, ठीक है। अगर वो कुछ डिसीजन लेगा तो उसके डिसीजन को पलट दिया जाएगा, क्या करवा रहा है, अब ऐसे से ऐसे काम होगा, क्या डिस्टर्ब कर रहे हो इसको, है ना। इस टाइप से भाई ऊपर से आके बोल दिया, ऊपर से ऑर्डर आ गई, क्या ही कर लेगा मैनेजर। तो इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि माइंस में आपके मैनेजर के रूप में अगर आप किसी को बैठा रहे हैं तो वो सीनियर ऑफिसर होना चाहिए जिसे आप मैनेजर बनाएंगे माइंस का, ताकि एक्ट के अनुसार जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके, ठीक है। तो सीनियर ऑफिसर को ही मैनेजर बनाए। नेक्स्ट है रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ठेकेदार भी कमजोर में थोड़ी होते हैं, ठीक है। अब माइंस में जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैनेजर की होती है, जो माइंस के ऑफिशियल होते हैं उसके अंडर में उनकी होती है, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टर की रोल होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, क्यों, क्योंकि उसको सिर्फ क्या करना है, ऑपरेशन करना है माइंस में, है ना। तो पूरी की पूरी माइंस जो है वो किसके कंट्रोल में होती है, मैनेजर के कंट्रोल में होती है। तो यही कहा जा रहा है, लेकिन वहां पर कॉन्ट्रैक्टर की भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि माइंस में सेफ्टी से काम करवाए। देखिए होता क्या है जनरली, अब एक कॉन्ट्रैक्टर जो आया है ना, सिंपल सी, मैं तुम आप लोगों को ना सिंपल सी चीज बताता हूँ, यहाँ पे उतना खुल के बोला नहीं गया, मैं खुल के बोल देता हूँ, चाहे क्या खेला। एक्सीडेंट होते क्यों है ज्यादातर ओपन कास्ट माइंस में, देखिए ओपन कास्ट माइंस में क्या होता है कि ज्यादातर चीजें, अगर कोई मान लीजिए एक ओपन कास्ट माइंस है, ठीक है। अब इस ओपन कास्ट माइंस का एक प्लांट हेड है, प्लांट हेड है, ठीक है। अब ये प्लांट का जो हेड है भाई साहब, ये है द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ दिस ओपन कास्ट माइंस। क्यों, क्योंकि ये बाकायदा एक पूरे प्लांट का मालिक है, पूरी मतलब पूरा एक प्लांट, पूरी एक माइंस इसके अंडर में चल रही है, ठीक है। अब ये जो प्लांट का हेड है इसके ऊपर भी कोई बैठा होगा, कंपनी का मालिक, डायरेक्टर्स, है ना, डायरेक्टर्स बैठे होंगे। इसके ऊपर और किसका प्रेशर आता है, इसके ऊपर आसपास के एरिया के पॉलिटिशियंस वगैरह का प्रेशर आता है, ठीक। तो ये दिक्कतें इसके सामने आती हैं। अब यहां पे हुआ क्या कि ये जो प्लांट हेड है, पॉलिटिशियन ने बोला है हमें ठेका चाहिए आपके यहाँ, कॉन्ट्रैक्टर क्या है, ठेकेदार है, आए ठेके पे, है ना। अब इस प्लांट हेड की मजबूरी है कि भाई तुम ठेका देगा, अब इसने रखा कॉन्ट्रैक्टर पे, या जान पहचान वाला कोई है ना, वो गया बोला कि मुझे तो ठेका चाहिए, तो भाई ये गया, है ना। या फिर इसने इससे बोला, डायरेक्टर से बोला, डायरेक्टर ने बोला दे दो यार इसको कॉन्ट्रैक्ट अपने माइंस में काम करने का। अब जब इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर इतनी पावर है कि ये प्लांट हेड से क्या करवा रहा है, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करने आए हैं, तो जाहिर सी बात है वो उस मैनेजर की बात सुनेगा,
मैनेजर आके बोलेगा कि भाई सेफ्टी से काम कराओ, डोजर अच्छे से चलवाओ, चैनिंग अच्छे से करवाओ, ताकि ये डंप धंसे ना, नीचे पानी है, डंपर किनारे में जाएगा, हो सकता है डंपर पलट जाए, इसलिए आप पहले ही अपना मटेरियल गिरवा लो। मना कर देगा कॉन्ट्रैक्टर, नहीं करूंगा भाई साहब, डोजर चलवाने का डीजल लगता है, मैं क्यों ही डंप को अच्छे से मेंटेन करवाऊं, मैं तो डंपर को किनारे पे ही लगवाऊंगा, डीजल लगता है, डोजर फिर उसको फेंकेगा, है ना, ऐसा काम होता है। तो ये जो चीजें हैं, इस टाइप की जो माल प्रैक्टिसेस हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स के कारण बनते हैं आजकल माइंस में। समझ रहे हैं, फील किए हैं कभी ये चीज, किसी ने भी फील किया है ये चीज जो अभी मैं बताया? हम किए हैं, एक्सपीरियंस। अदर रिकमेंडेशंस की बात करते हैं, और भी कुछ रिकमेंडेशंस बोले गए हैं यहाँ पर। आपका बोला गया है एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट्स वगैरह होते रहिए, ठीक है, इंटरनल सेफ्टी ऑडिट्स तो होते ही रहते हैं माइंस में, इसके साथ ही आपका एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए एक एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, ताकि माइंस में आके पता कर सके कि कौन सी अनसेफ कंडीशंस या कौन सी अनसेफ प्रैक्टिसेस हैं जो माइंस में होता है, ठीक है, माइंस में होता है, ठीक है, ये चीज पता करने के लिए। उसके साथ ही मॉनिटरिंग ऑफ स्लोप स्टेबिलिटी इन ओपन कास्ट माइंस, ओपन कास्ट माइंस में मॉनिटरिंग ऑफ स्लोप स्टेबिलिटी इन ओपन कास्ट माइंस, ओपन कास्ट माइंस में जो स्लोप की स्टेबिलिटी है उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए, ठीक है। अब स्ट्राटा मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग डंप मॉनिटरिंग फॉर डीपर ओपन कास्ट माइंस, जो आपके बहुत ज्यादा और डीप ओपन कास्ट माइंस है, वहां पर आपको लगातार स्ट्राटा मॉनिटरिंग करना है, लगातार स्ट्राटा मॉनिटरिंग करना है, नंबर 1। दूसरा क्या करना है, डंप मॉनिटरिंग करना है। तो अगर आपको बोलेगा कि ओपन कास्ट माइंस में स्लोप की स्टेबिलिटी में किस किस चीज का मॉनिटरिंग किया जाता है, तो आपका स्ट्राटा का मॉनिटरिंग किया जाता है और आपका डंप का मॉनिटरिंग किया जाता है, ठीक है। ऐसे डंप जो कि 60 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई के हैं, ठीक है, तो उन डंप में भाई साहब ऐसी व्यवस्था करिए, आप क्या करिए, ऐसी व्यवस्था करिए जो कि आपके डंप में कितना स्ट्रेन, तनाव कितना क्रिएट हो रहा है बेंचेस में, या लोड कितना आ रहा है, उसका रियल टाइम क्या मिले, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है, ऐसी व्यवस्था करिए। अब ऐसी व्यवस्था का नाम बताइए क्या है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाए, उस व्यवस्था का नाम क्या है, बताइए उस इक्विपमेंट का नाम, एनीवन, फटाक से कमेंट सेक्शन में। डिजिटल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जर्वेटरी सेटअप करना है, ठीक है। अब बोलता है कि ओपन कास्ट माइंस में नो आइडिया, बोर होल एक्सटेंसोमीटर्स, स्लोप स्टेबिलिटी रडार्स, हाँ। तो माइंस में ओपन कास्ट बेंच के या डंप फेलियर्स के कारण कोल माइंस में इंडिया में बहुत सारे, और अभी के हाल ही फिलहाल में और पिछले कुछ समय में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, ठीक है। अब इन मोस्ट केसेस में यही देखा गया है कि जहां पर एक जहां पर जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस होते हैं या बेंच के पैरामीटर्स के हिसाब से अगर आप बेंचेस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, तो उस केस में आपका ज्यादातर केसेस में आपको बेंच का फेलियर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि डिजिटल ओएसएच ऑब्जर्वेटरी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी
डिजिटल ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑब्जर्वेटरीज वगैरह आपको सेटअप करने चाहिए, जो कि नेशनल लेवल पर आपका क्या करेंगे, पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है तो डिजिटली मेंटेन करके रखेंगे कि जितने भी एक्सीडेंट्स है, जितने भी डिजास्टर्स हैं, जितने भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, एंड इवन की माइंस का स्टेटस क्या है, माइंस का रिस्क लेवल क्या है, ये सब कुछ आपका डिजिटल मोड में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, या वेट अ मिनट, डिजिटल मोड में अवेलेबल रहेगा आपका ये पूरा का पूरा। ठीक है, और ये पब्लिक डोमेन में आपका अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे इसको अवेलेबल करा देना है। माइंड डिजिटलाइजेशन एंड इमरजेंसी एक्शन प्लान बताता हूं मैं, उसके बारे में देख के फिर बताता हूं। माइंड डिजिटलाइजेशन एंड इमरजेंसी एक्शन प्लान, ठीक है। अब बोलता है कि माइंस में जब भी डिजास्टर होता है तो उस केस में क्या होता है कि जो भी माइनर होता है ना, उसको रेस्क्यू कर पाना और उसको रिकवर कर पाना, ये ऑपरेशंस करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, या उसको लोकेट कर पाना कठिन हो जाता है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए यह बोला गया है कि आपका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, ठीक है, कि भाई मुझे रेस्क्यू ऑपरेशन अगर करना है अफेक्टेड पर्सन के लिए, तो ओनर की यह जिम्मेदारी बनती है कि अपने माइंड्स में एक ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश करे कि जितने भी वर्कर्स हैं उसके, जो भी बिलो ग्राउंड माइंस में काम करने जा रहे हैं, उनका एक एक्यूरेट लोकेशन पता होना चाहिए कि उस समय पर वो कहां पर मौजूद है, ताकि उसका सही तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका बोलता है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू द नॉमिनेटेड ओनर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि नॉमिनेटेड ओनर कौन होता है। नॉमिनेटेड ओनर बेसिकली डायरेक्टर होता है, कंपनी का जो भी डायरेक्टर होगा वो जो कंपनी का मालिक होता है वो अपने किसी डायरेक्टर को एज अ ऑनर नॉमिनेट कर देता है माइंस का, कि माइंस में अगर कुछ भी दिक्कत जाती है, कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो वो नॉमिनेटेड ऑनर के द्वारा लिया जा सकता है, अदर देन द ऑनर ऑफ द माइंस या एजेंट ऑफ द माइंस। ठीक है, तो बेसिकली ऑनर और एजेंट जो है तो माइंस में हर एक डिसीजन के लिए, हर एक फाइनेंशियल और हर एक कानून के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन नॉमिनेटेड ऑनर को भी यह पावर दी जा रही है यहाँ पर इस सर्कुलर के अनुसार, कि वो नॉमिनेटेड ऑनर के पास भी पावर्स हैं कि वो अगर चाहे तो माइंस में एक ऑनर की पूरी पावर्स का यूटिलाइजेशन सही तरीके से यूज कर सकता है। तो इतनी चीजें आपकी कही गई हैं। यहाँ पे बस इतना पूछ सकता है कि नॉमिनेटेड ऑनर जो आपका किसी भी माइंस में होता है, ठीक है, जो कि ऑनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो नॉमिनेटेड ऑनर को कौन नॉमिनेट करता है, तो बेसिकली कंपनी के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। किसको नॉमिनेट करता है, तो बेसिकली डायरेक्टर को ही, अपनी कंपनी के किसी डायरेक्टर को ही नॉमिनेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है मैन राइडिंग सिस्टम से, सर्कुलर नंबर 01222020। यह सिर्फ इंपॉर्टेंट है अंडरग्राउंड माइंस वालों के लिए, ओपन कास्ट माइंस वालों के लिए यह सर्कुलर नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आपका मैन राइडिंग से सिस्टम से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, जो ओनर, एजेंट और मैनेजर, चाहे कोल माइंस के हों चाहे मेटल माइंस के हों, सभी के ऊपर यह लागू होगा, है ना, अंडरग्राउंड में। एंड जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर भी यह लागू होता है, ये स्टैंडर्ड्स आज के समय में, या यूं कहूं इस एग्जाम में तो पूछे गए थे। हाँ, अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था सिंगरेनी का, उस एग्जाम में यार इतने तगड़े क्वेश्चन पूछे गए। इसी में से सोचिए, आप डीजीएमएस की वेबसाइट पे जाएंगे, जब सर्कुलर देखेंगे ना, तो उस सर्कुलर में आपको लिखता है कि भाई साहब ये स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड के अनुसार आप मैन राइडिंग कार बना दीजिए, या रो फॉलेज आपका होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, रो फॉलेज सिस्टम मैन राइडिंग कार इस टाइप की होनी चाहिए, या मैन राइडर आपका इस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, जो कि वर्कर्स का ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अब ये जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, आईएएस इंडियन स्टैंडर्ड 17241 2019, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये स्टैंडर्ड्स किसके द्वारा दिए जाते हैं, ब्यूरो ऑफ माइंस,
ये स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा। अब इन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर माइंस में क्या बनते हैं, जो भी इक्विपमेंट आते हैं वो माइंस में इन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर ही आते हैं। ठीक है, माइंस में जितने भी इक्विपमेंट्स आते हैं इन्हीं स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आते हैं। तो ये स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इन स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है ना, कि ये फलाना चीज है तो ये बताओ इसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाना चाहिए या फिर कैसे बना होना चाहिए, उस टाइप के क्वेश्चंस थे। आप एक बार जाके देखिएगा, CCL MGT का मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, वो क्वेश्चन पेपर देखिएगा आप, बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एज यूजुअल। गुड नाइट एवरीवन।